कहानी की शुरुआत होती है एक बिलियनर हॉवर्ड रेड स्टीवंस की मौत से, जहां उनके लॉयर टेड हैमिल्टन को दिखाया जाता है। मिस्टर हैमिल्टन रेड की मौत से काफी दुखी थे क्योंकि वो दोनों बिजनेस पार्टनर के साथ साथ काफी अच्छे दोस्त भी थे। मिस्टर हैमिल्टन अपनी असिस्टेंट से रेड की फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। फिलहाल रेड के सभी फैमिली मेंबर्स आते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी मौत का जरा सा भी कोई दुख नहीं था, जबकि वो सभी पापी लोग तो रेड की ट्रस्ट फंड की बदौलत ही अमीरों वाली जिंदगी जी रहे थे। वो सभी यहाँ बस रेड की आखिरी वसीयत सुनने आए थे, जिससे उन्हें पता लग सके कि रेड की बिलियन डॉलर कंपनी में उनका कितना हिस्सा है। तभी यहाँ तेज म्यूजिक के साथ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से ब्लैक ग्लासेस के साथ सिगरेट पीता हुआ एक लड़का बाहर निकलता है। इसके बाद मिस्टर हैमिल्टन सभी को एक रूम में इकट्ठा करते हैं और रेड की मौत पर अपना दुख जाहिर करते हैं, लेकिन रेड का बड़ा बेटा उन्हें बीच में ही टोक देता है और जल्दी से अपने फादर की वसीयत को पढ़ने को कहता है। रेड का बड़ा बेटा होने के नाते उसे पूरा यकीन था कि उसके हिस्से में रेड की 600 मिलियन डॉलर की कंपनी आने वाली है, इसलिए वो और उसके परिवार वाले वसीयत सुनने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। मिस्टर हैमिल्टन उसे वसीयत पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें लिखा था कि उसके फादर के जिंदा रहते तो उसने कभी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए उसे रेड की प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। साथ ही ये सुनने के बाद उसे तुरंत रूम से बाहर निकलने को कहा जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब रेड के दूसरे बेटे को भी उसकी वसीयत में से कुछ नहीं मिलता और वो भी वहां से चिल्लाता हुआ चला जाता है। इसके बाद जेसन और उसकी माँ का नंबर आता है, जो कि रेड के तीसरे बेटे की विधवा है, लेकिन जेसन के फादर की मौत के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। रेड की वसीयत के अकॉर्डिंग उसे वो बंगला मिलता है जिसमें वो अभी तक रह रही थी। इसके अलावा उसे जिंदगी भर के खर्चों के लिए ट्रस्ट का पैसा मिलता रहेगा, लेकिन इस बंगले का और ट्रस्ट का कंट्रोल मिस्टर हैमिल्टन के पास ही रहेगा। अब जेसन अपनी माँ के साथ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर हैमिल्टन उसका नाम लेकर बुलाते हैं और बताते हैं कि वसीयत में उसके लिए भी कुछ है। जेसन को पूरा यकीन था कि वसीयत में उसके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मिस्टर हैमिल्टन उसे एक बक्सा दिखाते हैं तो वो जानने के लिए इच्छुक हो जाता है कि उसके दादू ने आखिर उसके लिए छोड़ा क्या है। मिस्टर हैमिल्टन एक लिफाफे की सील को खोलकर उसमें से एक चाबी निकालते हैं और एक बक्से को खोलते हैं जिसमें से एक सीडी निकलती है। अब रेड की एक वीडियो चलना शुरू हो जाती है। इस वीडियो में रेड कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी में मेरी वजह से सबसे ज्यादा दिल जेसन का दुखा है, इसलिए उन्होंने उसके लिए कुछ गिफ्ट छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन हर गिफ्ट के लिए उसे एक टेस्ट देना होगा। आखिर में वो कहते हैं कि इन टेस्ट में उसके पास या फेल होने का फैसला मिस्टर हैमिल्टन के हाथों में रहेगा। अब उसके पहले गिफ्ट के लिए उसे अगले दिन सुबह 7 बजे की फ्लाइट से टेक्सास जाने के लिए कहा जाता है। वो पूछता है कि वहां जाने से मिलेगा क्या, तो उसे बताया जाता है कि वहां पहुंचकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पर वो बिगड़े शहजादे की तरह एंट्री करता है और मिस स्टिंग से टिकट लेकर प्लेन की फर्स्ट क्लास सीट पर जाकर बैठ जाता है। एयर होस्टेस उससे बताता है कि उसका टिकट इकोनॉमी क्लास का है, तो उसे यकीन नहीं होता। वो एयर होस्टेस से कहता है कि तू जानता है मैं कौन हूँ, लेकिन यहाँ उसकी कोई भी बात नहीं चलती। उसे इकोनॉमी क्लास में बैठकर ही जाना पड़ता है। टेक्सास पहुंचकर वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हो जाता है, तभी एक आदमी उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया होगा। वो उसका बैग लेकर अपनी गाड़ी में डालता है और अपना नाम गस बताता है। वो कहता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। रास्ते में वो जेसन के दद्दू रेड के बारे में बातें करता है कि उन्हें मेहनत करना कितना पसंद था। पहले जेसन उसे कोई ड्राइवर समझ रहा था, लेकिन जब वो बताता है कि पिछले आधे घंटे से उसी की प्रॉपर्टी में गाड़ी चल रही है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो ड्राइवर नहीं बल्कि उसके दद्दू का एक दोस्त था। जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो गस जेसन से कहता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 5 बजे का होगा, लेकिन जेसन तो यहाँ गिफ्ट लेने आया था। वो जब उससे गिफ्ट के बारे में पूछता है तो वो हंसता हुआ अंदर चला जाता है। सुबह को जेसन जब 5 बजे के बाद भी उठता नहीं तो गस उस पर पानी डालकर उसे उठाता है और अपने साथ खेतों पर ले जाता है, जहाँ उसे लकड़ी के गट्ठों को काटने का काम देकर वापस चला जाता है। लेकिन घमंड में चूर जेसन ये काम कहाँ करने वाला था। वो पूरा दिन आराम करता रहता है और बार बार फोन के सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सके। अगले दिन वो दोनों फिर से खेतों पर जाते हैं और आज जेसन को लट्ठे गाड़ने ही पड़ते हैं, लेकिन सारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए उन सारे लट्ठों को गस अपनी गाड़ी से गिरा देता है। अब शाम को फोन के सिग्नल भी आ जाते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता है। उससे बातें करते हुए अचानक उसकी समझ में आता है कि शायद यही वो काम है जिसे पूरा करके उसे वो गिफ्ट मिलेगा। ये सोचकर उसके अंदर एक नया जोश भर जाता है और अगले दिन वो सबसे पहले उठकर नाश्ता कर लेता है। इसके बाद वो पूरी मेहनत के साथ काम में लग जाता है और सारे लट्ठे सीधे और लाइन से गाड़ता है। इस तरह जेसन पूरे 1 महीने तक बिना किसी गड़बड़ी के काम करता रहता है और अब उसे इस काम में मजा आने लगता है। गस उसे काम करता देखकर काफी खुश होता है और अब वो इस काम को किसी और को देकर उसे अपने साथ एयरपोर्ट ले जाता है। यहाँ वो जेसन से कहता है कि लगातार 1 महीने तक काम करके उसने साबित कर दिया
है कि वो अपनी जिंदगी में चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक बार फिर से जेसन उसे गिफ्ट के बारे में पूछता है, लेकिन गस फिर से हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब जेसन हैमिल्टन के पास जाकर गुस्से में कहता है कि उससे गधों की तरह 1 महीने तक काम करवाया गया और उसे बदले में क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। मिस्टर हैमिल्टन मुस्कुराते हुए उसे बधाई देकर कहते हैं कि ये मेहनत का गिफ्ट था। वो उसे बताते हैं कि आगे उसके लिए और काफी सारे गिफ्ट है और अगर वो अगले गिफ्ट के बारे में जानना चाहता है तो कल उसे आकर मिले। जेसन इससे चिढ़ जाता और मिस्टर हैमिल्टन से बहस करने लगता है। वो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए जितने भी पैसे छोड़े हैं वो उसे अभी इसी वक्त चाहिए, क्योंकि इन सब नाटक से वो तंग हो चुका है। लेकिन मिस्टर हैमिल्टन उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। जेसन अब अपने अपार्टमेंट में वापस आता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ से उसका सारा सामान गायब था और इतना ही नहीं, बाहर खड़ी कार भी उसकी कुछ देर बाद कोई ले जाता है। जेसन अब वापस मिस्टर हैमिल्टन के ऑफिस में आता है, जहाँ वो उसे रेड की अगली रिकॉर्डिंग चलाकर दिखाते हैं। इस रिकॉर्डिंग में उससे कहते हैं कि उसने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी पार्टी और छिनाला करने में गुजारी है। अब देखते हैं कौन उसका असली दोस्त है। और जेसन का अगला टेस्ट भी यही था, उसे महीने के लास्ट में एक सच्चे दोस्त के साथ वापस आना होगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक शानदार प्लेस में ले जाकर वहाँ की सबसे महंगी दारू पिलाता है और पेमेंट के लिए अपना क्रेडिट कार्ड देता है। वो उसे झूठ बोलता है कि उसके अपार्टमेंट में कुछ दिनों के लिए काम चल रहा है, इसलिए वो क्या उसके घर आकर रह सकता है। तभी वेटर उसे आकर बताता है कि उसके क्रेडिट कार्ड में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। पहले तो जेसन को यकीन नहीं होता, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि ये सारा रायता फैलाया हुआ मिस्टर हैमिल्टन का है और ये उसी के टेस्ट का एक हिस्सा है। अब जेसन अपनी गर्लफ्रेंड से एक और झूठ बोलता है कि वो अपने अकाउंट दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से उसके पास कोई पैसे नहीं है। तो क्या तुम आज का बिल पे कर सकती हो? जिस पर वो चुड़ैल इस बात पर रोने लगती कि बेबी हाँ मैं तो तुम्हारे भरोसे ही आई थी, मेरे पास कहाँ पैसे हैं। ये सुनकर जेसन का मुंह टट्टो की तरह लटक जाता है, लेकिन उसकी सेटिंग ऐसी कंडीशन में भी उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। फिर जेसन जैसे तैसे बर्तन धोकर वहाँ से छूटता है और बाहर निकलकर अपने सभी दोस्तों के पास फोन करता है हेल्प के लिए, जिन पर वो पैसे उड़ाया करता था। पर उसका कोई भी दोस्त उसकी हेल्प करना तो छोड़ो, उसे अपने घर पे एक रात रखने के लिए भी एग्री नहीं होता है। तब जेसन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना फोन जमीन पर मारकर तोड़ देता है। एंड में वो अपनी मॉम के घर जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे अंदर तक घुसने नहीं देती है। जेसन हैरानी से उसे देखता है। वो कहती है अगर उसने जेसन की हेल्प करी तो उसे रहने के लिए जो घर मिला है, खर्चे के लिए खूब पैसा आ रहा है, वो उससे सब छीन लिया जाएगा और वो भी जेसन की तरह रोड पर आ जाएगी। जेसन कहता आखिर वो उसका बेटा है, लेकिन उसकी माँ उसकी वजह से अपनी ऐशो आराम वाली लाइफ के एल नहीं लगवाना चाहती थी। वो बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं करती और जेसन वहाँ से भी सैड होकर चला जाता है। जिंदगी में पहली बार उसने आज लोगों का असली चेहरा देखा था। अगले दिन एक स्विमिंग पूल के किनारे एक बेंच पर जेसन की आंख खुलती है जब क्लीनर उसे भिखारी समझकर वहाँ से भगाती है। अब वो पब्लिक पार्क में जाकर बैठता है, लेकिन एक पागल आदमी उसे अपनी बेंच बताता है। जेसन उससे भी अपने उसी घमंडी अंदाज में बात करता है और बेंच छोड़ने से मना कर देता है। वो आदमी इस बेंच का फैसला सिक्का उछालकर करने की बात बोलता है, लेकिन उन दोनों में से किसी के पास कोई भी पैसा नहीं था। तभी एक छोटी लड़की आकर उन्हें उछालने के लिए एक सिक्का देती है। उस लड़की का नाम एमिली होता है। पर जैसे ही जेसन सिक्का उछालता है, वो आदमी उसे हवा में ही लपक कर वहाँ से भाग जाता है। जेसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से बेंच पर लेट जाता है। एमिली उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। इतनी देर में एमिली की मदर वहाँ उसे लेने आ जाती है। तभी जेसन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एमिली से दोस्ती करके उसे मिस्टर हैमिल्टन के सामने ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसके अगले टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे महीने के लास्ट तक एक सच्चे दोस्त के साथ लौटना था। लेकिन अब एमिली उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब जेसन पूरा महीना सड़कों पर गुजारता है। इस बीच कभी कभी वो अपनी सेटिंग को चुपके से देखने भी जाता था जो उसका काट रही थी। महीने के लास्ट दिन वो पागल आदमी एमिली और उसकी मॉम को परेशान करने लगता है। जेसन उसे बेंच का लालच देकर उनके पास से हटा देता है। फिर फाइनली आज जेसन को एमिली और उसकी मॉम से बात करने का मौका मिल जाता है। एमिली की मॉम का नाम होता है एलेक्सिया। वो एक सिंगल मदर थी। वो उन्हें असली बात बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि वो उनसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। अब वो एमिली को अपने साथ मिस्टर हैमिल्टन के पास ले जाता है, जहाँ एमिली उनसे कहती है कि वो जेसन की बेस्ट फ्रेंड है। वो कॉन्फिडेंस के साथ उनके सारे सवालों के जवाब देती है और बोलती है कि वो पूरी जिंदगी जेसन की फ्रेंड बनकर रहना चाहती है। एमिली ये बातें पूरे दिल से कह रही थी, क्योंकि वो सच में जेसन को अपना फ्रेंड मानने लगी थी। आखिर में मिस्टर हैमिल्टन को ये मानना ही पड़ता है कि जेसन की बेस्ट फ्रेंड एमिली है, जिसके बाद जेसन बेस्ट फ्रेंड वाले टेस्ट में पास हो जाता है। बाहर आकर एमिली अगले दिन जेसन से उसी पार्क में मिलने का प्लान बनाने लगती है, लेकिन वो उनसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम वो उन्हें थैंक यू तक नहीं बोलता। एमिली और उसकी मॉम को जेसन का ये बिहेवियर देखकर बहुत बुरा फील होता है और वो दोनों भी वहाँ से चली जाती है। अब मिस्टर हैमिल्टन ऑफिस में जेसन को रेड की अगली वीडियो चलाकर दिखाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पैसा जेसन के लिए हमेशा ऐसे मौजूद था जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, इसलिए उसने कभी
कभी पैसे की वैल्यू नहीं जानी और हमेशा पैसे को पानी की तरह बहाया। मिस्टर हैमिल्टन उसे $1500 का एक चेक देते हैं जो टैक्सेस पे किए गए काम का इनाम था। अब अगले टेस्ट में उसे इन पैसों को किसी ऐसे आदमी पर खर्च करना होगा जिसे उन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। जेसन पूछता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उसने पैसे कहाँ खर्च करे हैं, जिस पर मिस्टर हैमिल्टन सिर्फ इतना बोलते हैं कि उन्हें सब पता रहता है। जेसन यहाँ से उसी पार्क में जाता है और कुछ पैसे उस पागल आदमी को देना चाहता है, लेकिन वो पागल आदमी उसे देखकर डर जाता है और वहाँ एक पर्स छोड़कर भाग जाता है। जेसन उस पर्स को उठाकर देखता है तो ये पर्स एलेक्सिया का होता है। इस पर्स में $1600 के हॉस्पिटल बिल थे जो उसने अभी तक पे नहीं किया था। जेसन पर्स को लेकर हॉस्पिटल जाता है और चुपके से इसे एमिली के बेड के पास रखकर वापस जाने लगता है। तभी उसके सामने एमिली की मॉम एलेक्सिया आती है। जेसन वो पैसे एलेक्सिया को देना चाहता है, लेकिन वो ये पैसे नहीं लेती क्योंकि वो फिर से उसकी और उसकी बेटी का गेम की तरह इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद एलेक्सिया एमिली के रूम में चली जाती है। यहाँ एक मजे की बात होती है कि मिस्टर हैमिल्टन ने जिस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को जेसन पर नजर रखने के लिए भेजा था उसे वो पहचान लेता है और उसी को $1500 देकर कहता है कि इससे एमिली का बिल भर देना। इसके बाद वो मिस्टर हैमिल्टन के पास आकर अपने अगले टेस्ट के बारे में पूछता है। उसका अगला टेस्ट था थैंक्सगिविंग फेस्टिवल पे पूरे स्टीवन फैमिली के साथ बैठकर ये देखना कि वसीयत के बाद से अब तक उनमें कोई बदलाव आया भी है या नहीं। थैंक्सगिविंग फेस्टिवल आने में अभी कई सारे दिन थे। अब जेसन हॉस्पिटल में एमिली से मिलने आता है। यहाँ वो दोनों बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एमिली को लगता है कि जेसन और उसकी मॉम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो जेसन से कहती है कि अगर वो उसकी मॉम को किसी करेगा तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर जेसन हंसने लगता है। हॉस्पिटल में एलेक्सिया को पता चलता है कि एमिली कुछ ही दिनों में टपक जाएगी। ये सुनकर वो टूट जाती है। जेसन ये देखकर उसके पास आता और एलेक्सिया उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। बाद में वो दोनों हॉस्पिटल के कैफे में बैठकर बातें करते हैं। एलेक्सिया उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि वो समझ गई थी कि उनका हॉस्पिटल का बिल जेसन नहीं पे किया था। अब जेसन उसे अपनी फैमिली रियूनियन पर इनवाइट करता है, लेकिन एलेक्सिया मना कर देती है क्योंकि ऐसी कंडीशन में उसे एमिली के साथ ही रहना होगा। पर जब एमिली को पता चलता है कि जेसन ने उसे इनवाइट किया है तो वो उसके साथ उसे भेज देती है क्योंकि वो उन्हें करीब लाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। जेसन एलेक्सिया को लेकर अपनी फैमिली के रियूनियन में शामिल होने के लिए पहुंचता है। खाने की टेबल पर सभी लोग वसीयत की बातें करके एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। एलेक्सिया हैरान थी कि उन सभी लोगों के अंदर कितना लालच भरा हुआ है, यहाँ तक कि वो अपने मरे हुए बाप के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे क्योंकि उनकी वसीयत में उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ ये सवाल उठने लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आखिर आई किसके हिस्से में है। उन सबको जेसन के ऊपर शक होने लगता है और वो उससे बहस करने लगते हैं, लेकिन जेसन उनसे बिना कुछ कहे ही एलेक्सिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। एलेक्सिया सोचती है कि जेसन उन सबके जैसा नहीं है, लेकिन जेसन भी उससे कहता है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है और पैसे के बिना इंसान कुछ भी नहीं। उसकी ये बातें सुनकर एलेक्सिया को लगता है कि जेसन वो इंसान नहीं है जिसे वो पसंद करने लगी थी। वो उसे ये कहकर चली जाती है कि उसके $1600 वो जल्दी लौटा देगी, जिसपे जेसन बस उसे खड़ा होकर देखता ही रह जाता है। अब जेसन को अगले टेस्ट के लिए यहाँ से काफी दूर साउथ अमेरिका के गाँव में किसी लाइब्रेरी में काम करना था। जाने से पहले वो एलेक्सिया से कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है। तब एमिली उससे पीछे से कहती है कि वो क्रिसमस पर उसके लौटने का इंतजार करेंगे। अब जेसन को एक प्राइवेट प्लेन से साउथ के उस गांव में पहुंचा दिया जाता है। एक दिन लाइब्रेरी में काम करते हुए एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि वो उस रात वहीं था जब उसके फादर टपके थे, लेकिन वो जेसन को वहां ले जाने से मना कर देता है जहां उसके फादर का प्लेन क्रैश हुआ था। वो आदमी कहता है कि वहां लुटेरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप रहता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता। पर जेसन अकेला ही उस जगह को देखने के लिए निकल जाता है। तभी वो देखता है कि वो आदमी पीछे से उसकी गाड़ी में चढ़ गया था। वहां पहुंचकर जेसन कुछ देर के लिए अपने फादर की यादों से इमोशनल हो जाता है। तभी लुटेरों का गैंग आकर उन्हें पकड़ लेता और फिरौती के लिए उन्हें एक जगह में बंद कर देते हैं। इधर मिस्टर हैमिल्टन की सेक्रेटरी से एलिसिया जेसन के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि जेसन यहाँ से किसी को कुछ बताकर नहीं गया था। अब उन्हें वहाँ काफी हफ्ते बीत जाते हैं और जेसन यहाँ से निकलने की सारी उम्मीदें खो चुका था। फिर एक दिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें कैद खाने से बाहर लाया जाता है। अचानक वो सारे डाकू हवा में गोली चलाने लगते हैं और आपस में मैरी क्रिसमस बोलते हैं। दरअसल ये उनके क्रिसमस मनाने का अंदाज था। वो उनकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं, लेकिन जेसन इससे बहुत बुरी तरह डर गया था। अब लुटेरों का लीडर कहता है कि कल उन्हें मार दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें फिर से कैद में डाल दिया जाता है। जेसन कैद से बाहर निकलने की एक लास्ट कोशिश करता है क्योंकि आज वो मौत को छूकर टक से वापस आया था। उसकी किस्मत अच्छी थी जो आज उसका दरवाजा किसी ने ठीक ढंग से बंद नहीं किया था। वो कैद खाने से बाहर निकलकर भागता ही जाता और पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन एक जगह आकर वो अचानक रुक जाता है। उसे फील होता है कि जो आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे यहाँ पर लेकर आया था वो उसे अकेला छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। वो वापस जाकर पहरेदार के सर पर जोर से
वार कर उसे बेहोश कर देता है और उस आदमी को लेकर अपने साथ भागने लगता है। पीछे से उन्हें लगातार ढूंढने और गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन जेसन उस आदमी के साथ भागता ही रहता है और बचकर वहां से निकल जाता है। यहाँ वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो एलेक्सिया उसका वेट कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो प्रॉमिस करता है कि अगले साल हम सब क्रिसमस साथ में मनाएंगे, लेकिन एलेक्सिया कहती है कि अब कोई अगला साल नहीं आएगा। जेसन समझ जाता है कि वो एमिली की वजह से ऐसा कह रही है, क्योंकि ल्यूकीमिया के कारण एमिली अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी। अब वो हॉस्पिटल में एमिली से मिलने जाता है, जो बहुत उदास और कमजोर लग रही थी। उसके क्रिसमस पर ना आने की वजह से एमिली उससे नाराज थी। जेसन प्यार से उसके गाल पर पुच्ची लेता और कहता है कि उसने उसे बहुत याद करा। एमिली बोलती है कि वो क्रिसमस पर हॉर्स राइडिंग करना चाहती थी। जेसन उसे बोलता है कि उसे कुछ वक्त और चाहिए, लेकिन वो उसे बीच में ही चुप करवाकर कमजोर आवाज से कहती है कि उसे हॉर्स राइडिंग के लिए अभी जाना है। अब जेसन मिस्टर हैमिल्टन को कॉल करके एक प्राइवेट जेट के लिए रिक्वेस्ट करता है। मिस्टर हैमिल्टन उसे मना करने लगते हैं, लेकिन उनकी सेक्रेटरी उनकी बात को बीच में ही रोककर एक प्राइवेट जेट का इंतजाम कर देती है। अब जेसन एमिली और एलेक्सिया को लेकर टेक्सास जाता है, जहाँ गस ने अपना घर पूरा क्रिसमस लाइटों से सजा रखा था। एमिली यहाँ आकर बहुत खुश थी। यहाँ आकर जेसन को पता चलता है कि हॉर्स राइडिंग एमिली को पसंद ही नहीं है। ये सब तो उसने अपनी मॉम के लिए किया है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग उसकी मॉम एलेक्सिया का ड्रीम था। अगले दिन तीनों गस के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं। जेसन घोड़े से उतरता है और एलेक्सिया से कहता है कि उन्हें एमिली की खातिर कुछ करना होगा। तभी वो दोनों किस करने लगते हैं। गस और एमिली उनकी लव स्टोरी देखकर स्माइल करते हैं। अगले दिन रिकॉर्डिंग में रेड जेसन से उसका कोई ड्रीम पूछते हैं जिसे वो पूरा करना चाहता हो। उस रात जेसन एमिली से बात करता और कहता है कि उसे नहीं पता कि उसका ड्रीम क्या है, क्योंकि अब से पहले तो उसने सिर्फ मौज मस्ती ही करना चाहा था। अब मिस्टर हैमिल्टन के ऑफिस में जाकर जेसन कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरा ड्रीम क्या है, लेकिन मैं दूसरों के ड्रीम जरूर पूरा करना चाहता हूँ। मिस्टर हैमिल्टन उसे बताते हैं कि जैसे उसके ग्रैंडफादर ने सोचा था उसने बिल्कुल वैसा ही आंसर दिया है, इसलिए उसे $100 मिलियन का एक चेक दिया जाता है। इस अमाउंट को वो जैसे चाहे खर्च कर सकता है। जेसन अपने ड्रीम को सच में बदलने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। वो एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता था जिसमें सीरियस बीमारियों के इलाज हो सके, बच्चों के पेरेंट्स के रहने के लिए कॉम्प्लेक्स भी हो, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा जो उन्हें पार्ट टाइम जॉब दिलवाने में हेल्प करेगा। इस प्रोजेक्ट को $300 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। वो मिस्टर हैमिल्टन के साथ साथ बाकी सभी इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार कर लेता है। तभी मीटिंग के बीच में ही एलेक्सिया के पास एक कॉल आता है, जिसके बाद वो तुरंत वहां से निकल जाती है। जेसन भी उसके पीछे हॉस्पिटल जाता है, जहां वो एमिली के रूम से रोने की आवाज सुनता है। वो समझ जाता है कि अब एमिली इस दुनिया में नहीं रही। वो दोनों कई दिनों तक एमिली को याद कर कर रोते हैं। जेसन एलेक्सिया के साथ अपने हॉस्पिटल की नींव रखता है, जिसका नाम उसने एमिली के नाम पर ही रखा था। अब मिस्टर हैमिल्टन उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके ग्रैंडफादर का फाइनल मैसेज दिखाते हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वो जेसन से कितना प्यार करते थे। शायद इसलिए उन्होंने इन टेस्ट के जरिए उसे एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करी, जिसमें वो कामयाब भी रहे। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही जेसन भी इमोशनल होकर कहता है कि वो भी उनसे बहुत प्यार करता था। इसके बाद मिस्टर हैमिल्टन एक वसीयत पढ़ना शुरू करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जेसन को उनकी ग्रैंडफादर ग्रैंड स्टीवंस की $2 बिलियन की कंपनी का मालिक बनाया गया था। जिसे सुनते ही जेसन के तोते उड़ जाते हैं। उसे कुछ देर के लिए तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। अब मिस्टर हैमिल्टन रेड को याद करते हैं। इसके बाद वो रिटायर होने का फैसला लेते हैं। एंड में जेसन और एलेक्सिया को एक साथ दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस मूवी से क्या सीखा? यही कि लाइफ में बड़े से बड़े रिश्तों के प्यार धरे के धरे रह जाते हैं, पर एंड में रंग हमारी मेहनत ही लाती है। इसलिए मेहनत करो, मेहनत जैसे मैं करता हूँ तुम लोगों के लिए, पर तुम सपोर्ट ही नहीं करते। खैर, पसंद आई हो वीडियो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।